Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following is absent in an animal cell? इस सवाल में कहते हैं एनिमल सेल में मंदरजा झिल्ली में से कौन सा हिस्सा गायब या मौजूद नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज ये प्लांट सेल की सेल वॉल में मौजूद होता है और सेल वॉल ये एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल? इस सवाल में कहते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में यानी इन दोनों में बुनियादी फर्क किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है जबकि ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑल प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट इज। इस सवाल में कहते हैं पौधों की तमाम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है। एक प्लांट सेल जो बगैर क्लोरोप्लास्ट के होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूट हेयर सेल्स। जड़ों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। जड़ जो जमीन के नीचे होते हैं ये सफेद रंग के होते हैं, इनमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस? इस सवाल में कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स हेरिडेबल कैरेक्टर्स, यानी क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स होते हैं। जीन्स डीएनए से बने होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झिल्ली में से कौन सा हिस्सा ज़ियाई तालीब के अमल के लिए सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक सब्ज जरा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड बी टू यू? इस सवाल में कहते हैं तस्वर करो अगर आपकी हड्डियां ना होते तो आपका क्या होता? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यू वुड बी फ्लॉपी, यानी आपका जिस्म बेढंगा हो जाएगा क्योंकि हड्डियां हमारे जिस्म की साख और शक्ल और सूरत को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झिल्ली में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सही रास्ता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, यानी सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिवर इज अ पार्ट ऑफ? इस सवाल में कहते हैं जिगर किसका हिस्सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिगर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जिगर बाइल जूस को खारिज करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद खुराक में से लिपिड्स की डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल? इस सवाल में कहते हैं कौन सा साख सेल के तमाम काम को कंट्रोल करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस, यानी सेल के अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन वगैरह की तैयारी के सारे अहकामात न्यूक्लियस से जारी होते हैं। न्यूक्लियस इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म? इस सवाल में कहते हैं
फ्लैट सिल्स की लेयर्स पौधे के हिस्सों को डांपती है और इनकी हिफाजत करती है। वो सिल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एपिडर्मल टिश्यू। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, जिस तरह जानवरों की जिस्म के हिस्सों को जिल्द यानी एपिथेलियल टिश्यू डांपती है, इसी तरह पौधों में पत्तों, शाखों और जड़ों वगैरह को एपिडर्मल टिश्यू डांपती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट मोस्टली फार्मर्स कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड बरी देम इन सॉइल बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं एक आलू उसकी बीजों से उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसान आलू की ट्यूबर्स के टुकड़े काटकर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्योंकि ये पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, ट्यूबर ज़ेरी जमीन तने को कहते हैं। आलू की ट्यूबर्स पर बड्स होते हैं और हर एक बड से नया आलू का पौधा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन। इस सवाल में कहते हैं किसान पौधों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके को तरजीह देते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रो प्लांट्स आर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली, क्योंकि ये तरीका जो है पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी गैर जिनसी तौलीद की तरीकों से बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which one of the following is not a process involved in vegetative propagation? इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा अमल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में नर और मादा जिनसी खुलियों का मिलाप होता है, जबकि गैर जिनसी तौलीद के लिए तौलीदी खुलियों की जरूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की ग्रुप के लिए बड़ा पैदा है, क्योंकि ये फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेराइटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक ही नस्ल के जानदारों की खवास में बहुत फर्क पाया जाता है, जिसको वेरिएशन कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, आपकी बहन और भाई, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, An onion plant produces a new plant without the formation of seeds. This type of reproduction is called. इस सवाल में कहते हैं प्याज का पौधा बीजों के बनाने के बगैर नया पौधा पैदा यानी तैयार होता है। इस किस्म की तौलीद को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी नबाताती तौलीद। अगर हम किसी पौधे को जड़, तने या पत्ते से नया पौधा पैदा करें तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं नरगिस, लिलीज और प्याज किससे पैदा की जा सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बल्ब, यानी पौधे की ज़ेरी जमीन पत्तों और तने को बल्ब कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधे की ज़ेरी जमीन पत्तों और तने को बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम ग्रोन इन द एयर। समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड ऑनियन। इस सवाल में कहते हैं एक तना शाख के निजाम का हिस्सा है जो हवा में उगता है। बाज औकात तन्ने पौधों में ज़ेरी जमीन हो सकते हैं,
जैसे आलू और प्याज। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशन कॉल्ड आईज। इफ अ पीस इज विदाउट एन आई इट विल नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बिकॉज आईज। इस सवाल में कहते हैं आलू की ट्यूबर्स में गड़े होते हैं जिसे आंखें कहते हैं। अगर एक टुकड़ा आंख के बगैर है तो वो एक नया पौधा नहीं बनेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज पोटैटो हैव बर्ड्स, यानी आईज में बर्ड्स होते हैं जो एक नए आलू के पौधे में तब्दील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली इन फ्रूट ट्रीज टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच हैज। इस सवाल में कहते हैं पेवनकारी ज्यादातर फलों के दरख्तों में की जाती है ताकि जड़ों का जखीरा फराहम किया जा सके। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीक रूट्स, यानी पेवनकारी एक मसनूई यानी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है क्योंकि इसमें इंसान की मुदाखिलत है, क्योंकि इसमें इंसान मुलविस है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक हमें दिया गया है ये एक मसनूई तरीका है, ये नेचुरली नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन लेयरिंग टेक्निक नो हार्म इज काज्ड टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसकी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्यू ब्रांचेस आर इन्वॉल्व। तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि इसमें चंद शाखें शामिल होती है। बैलेंस डाइट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी विल बिकम। इस सवाल में कहते हैं हमना जंक फूड खाना पसंद करती है और फल और सब्जियां खाने से परहेज करती है, तो ऐसा करने से उसके जिस्म पर कौन सी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेजी एंड फैट। यहाँ पर जंक फूड का क्या मतलब है। जंक फूड का मतलब वो फूड यानी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो जैसा कि बर्गर, चिप्स वगैरह ये हमारे साथ जंक फूड कहलाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी ऐसा करने से हम ना सुस्त और मोटी बन जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासिर डेवलप्ड अस्थमा इन चाइल्डहुड. His mother had a misconception that dairy products and carrots increase asthma attacks, so these should not be included in his diet. After few years, he was unable to see in the dim light and had repeated fractures. It is due to. इस सवाल में कहते हैं नासिर को बचपन में ही दमा हो गया। उसकी वालिदा को ये गलत फहमी थी कि दूध की मसनूआत और गाजर दमे की दौरे को बढ़ाती है, इसलिए उनको उनकी खुराक में शामिल नहीं करना चाहिए। चंद सालों के बाद वो मदम रोशनी में देखने से कासिर रहा और बार बार फ्रैक्चर हुआ। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ये बीमारी किस वजह से लाहक हुई, यानी नीचे दी गई ऑप्शन में इस बीमारी की सबसे बुनियादी वजह कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, यानी इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नासिर की खुराक में विटामिन ए और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि उसके जिस्म के लिए, उसकी बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए और कैल्शियम की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है, उस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो इन विटामिन को उसे नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी ग़िज़ाई अज्जा
जिस्म में नए सेल्स बनाने के लिए मददगार होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी but mainly they play an important role in making of body cells and muscles। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्यूल ऑफ द बॉडी इज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में जिस्म का ईंधन कौन सी डाइट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म का बुनियादी सोर्स है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं तवानाई को खुराक में किस शक्ल में स्टोर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मीट एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ। इस सवाल में कहते हैं गोश्त और मछली किस डाइट का सबसे अच्छा सोर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। यानी गोश्त और मछली में प्रोटीन्स होते हैं, यानी गोश्त और मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी में लीड टू। इस सवाल में कहते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी। यानी हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी हो तो उस वजह से स्कर्वी की बीमारी हमारे जिस्म के अंदर लाहक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट। इस सवाल में कहते हैं मुतवाजिन ग़िज़ा किस तरह ग़िज़ा होती है या बैलेंस डाइट से क्या मुराद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट पोर्शन। यानी अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट that consist all essential nutrients that our body requires to perform its function properly। यानी मुतवाजिन ग़िज़ा हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which type of food is called body building food। इस सवाल में कहते हैं किस किस्म की खाने को बॉडी बिल्डिंग खुराक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन। यानी प्रोटीन के खाने को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, प्रोटीन सेहतमंद ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि पट्टों और हड्डियों की तामीर और मुरम्मत और हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which of the following disease causes the bleeding of gums। इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झिल में से कौन सी बीमारी मसूड़ों से खून आने का सबब बनती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम इंहिज़ाम। यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं आप रोटी का एक टुकड़ा लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। ये एग्जाम्पल जो है ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फिजिकल डाइजेशन। यानी ये फिजिकल डाइजेशन की एक मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, इट इज सिक्रीटेड बाय। इस सवाल में कहते हैं बाइल फैट यानी चर्बी को हजम करने में मदद करता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको कौन खारिज करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लिवर। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन मौजूद है जिसे लिवर कहते हैं। यानी लिवर बाइल को खारिज करता है और ये फैट यानी चर्बी को हजम करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 parts of digestive system are involved in both physical and chemical digestion, they are। इस सवाल में कहते हैं
कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन से दो ऑर्गन्स हैं जो फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं या ये उनमें शामिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माउथ एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The food you eat takes almost 24 hours to move from mouth to anus. This movement is due to the contraction of. इस सवाल में कहते हैं आप जो खाना खाते हैं उसे मुंह से एनस तक जाने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। ये हरकत किस मसल्स की वजह से है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Large molecules of food are broken into small molecules of food with the help of. इस सवाल में कहते हैं खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स को खुराक के छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, तो ये किसकी मदद से पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंजाइम्स। अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर जो दांत होते हैं वो बड़ी मॉलिक्यूल्स यानी खुराक की बड़ी मॉलिक्यूल्स को यानी खुराक की छोटी मॉलिक्यूल्स में तब्दील करता है, लेकिन इसके बाद जो स्पेशल काम होता है वो एंजाइम्स का होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को यानी हजम करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ। इस सवाल में कहते हैं गैर हजम शुदा खाना जिस्म के किस अमल से खारिज होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, यानी टेकिंग एन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। Crushing of food from larger size to small size particles is called physical digestion. Food molecules are taken into cells and used by assimilation. Next question कर लेते हैं। The small food molecules produced after digestion of food are taken to other parts of the body by. इस सवाल में कहते हैं खाने के हजम होने के बाद पैदा होने वाले छोटे खाने के मॉलिक्यूल जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में कौन ले जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर ये इंटेस्टाइन जो है ये क्या करते हैं, यानी ये पेट से खाना हजम करने में हमारी मदद करती है। ये खाने से ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, प्रोटीन्स और पानी को जज़ब करता है ताकि उसे जिस्म इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन। इस सवाल में कहते हैं कि बाइल कहाँ पर स्टोर्ड होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी बाइल गॉल ब्लैडर में जखीरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फूड वी ईट मे बी सॉलिड और लिक्विड बट स्टमक कन्वर्ट्स इट टू। इस सवाल में कहते हैं हम जो खाना खाते हैं वो ठोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टमक इसको किस में तब्दील करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोपी मिक्सचर। यानी हम जो खाना खाते हैं वो ठोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टमक जो है इसको सोपी मिक्सचर में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ। इस सवाल में कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर स्टमक जो है वो हाजमी के लिए एंजाइम्स और तेजाब पैदा करता है, तो ये किसकी हाजमी के लिए, किसकी डाइजेशन के लिए ये प्रोड्यूस करता है यानी पैदा करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी हमारी जिस्म के अंदर मैदा प्रोटीन के हाजमे के लिए एंजाइम और एसिड पैदा करता है। What happen when ice cream changes from solid to liquid? इस सवाल में कहते हैं कि जब आइसक्रीम
सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेल्टिंग। यानी जब आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि माया को बुखारात या गैस में तब्दील करना ऑपरेशन कहलाता है। बुखारात को माया में तब्दील करना कंडेंसेशन कहलाता है। माया को ठोस में तब्दील करना फ्रीजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ गैस यानी एक गैस। इस सवाल में कहते हैं अ मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, यानी मैटर की 3 हालतें हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। यानी जितनी भी गैसेस होते हैं उनका कोई खास हुजम या शक्ल नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, हैज नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि गैस का कोई खास हुजम या शक्ल नहीं होता। एटम और मॉलिक्यूल आजादाना हरकत करते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, हीलियम वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which statement about the particle theory of matter is true? इस सवाल में कहते हैं कि मादे की पार्टिकल थ्योरी के बारे में कौन सा बयान सही है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। यानी मादे में ज़रात की तरतीब मादे की हालत का तयन करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस? इस सवाल में कहते हैं कि जब लिक्विड गैस में तब्दील होता है तो इससे क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर। यानी ज़रात एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट वन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बटर मेल्ट्स बिकॉज इट डैश हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज इट डैश हीट। इस सवाल में कहते हैं कि जब बटर जो है वो पिघल जाते हैं तो वो हरारत एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं। इसी तरह आइस जो है यानी जब वो पिघलते हैं तो वो हरारती तवानाई को एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब्स एंड आल्सो एब्जॉर्ब्स। बटर मेल्ट्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज इट आल्सो एब्जॉर्ब्स हीट। तो यानी जब बटर पिघल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह आइस यानी आइस जब भी पिघल जाते हैं तो वो हरारती तवानाई को जो है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस लिहाज से बेटर ऑप्शन यही है। CO2 is the chemical formula of carbon dioxide. What is the ratio of carbon and oxygen and carbon dioxide? इस सवाल में कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कीमियाई फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का तनासुब यानी रेशो किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1:2। यानी इसमें हमारे साथ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कीमियाई फार्मूला से क्या मुराद है। यानी the symbolic representation of a compound or molecule is called chemical formula. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The symbol of sodium is, इस सवाल में कहते हैं नीचे दी गई ऑप्शंस में सोडियम की अलामत कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, Na। Na stands for sodium. Na means natrium. It is the Latin name of sodium. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is an element? इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा एलिमेंट है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉपर। यहाँ पर इन ऑप्शंस में कॉपर एलिमेंट है, बाकी सब कंपाउंड है।
और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है एलिमेंट से क्या मुराद है। एलिमेंट वो मादा जो एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होता है उसे एलिमेंट कहते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुगर इज अ कंपाउंड ऑफ, इस सवाल में कहते हैं शुगर यानी चीनी किन चीजों का मुरक्कब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। शुगर इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा कंपाउंड है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसमें सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, बाकी तीनों हमारे साथ एलिमेंट्स है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कंपाउंड से क्या मुराद है। कंपाउंड एक ऐसा मादा है जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर पानी यानी H2O, वाटर यानी ये वाटर का कीमियाई फार्मूला है। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है जो आपस में जुड़े होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म, इस सवाल में कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी साल्ट, यानी सोडियम और क्लोरीन जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे हासिल होगा नमक, यानी सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं तो इससे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स, इस सवाल में कहते हैं अनासिर को मिलाकर किस किस्म का मादा बनता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल फॉर एल्यूमिनियम, इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से एल्यूमिनियम की सही अलामत कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एल, यानी यहाँ पर ए कैपिटल होना चाहिए और एल ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। बाकी जितनी भी ऑप्शंस है ये सारे की सारे गलत है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, इस सवाल में कहते हैं कि अब तक कुल कितनी एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 118। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है अब तक कुल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 कुदरती और 26 आर्टिफिशियल है। व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन वाटर इट बिकम्स, इस सवाल में कहते हैं जब चीनी यानी शुगर को पानी में मिक्स किया जाता है तो इससे कौन सी चीज हासिल होती है या इससे क्या बन जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिक्सचर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कीमियाई तौर पर इकट्ठे नहीं होते हैं तो इससे कहा जाता है मिक्सचर। इट इज मोस्टली अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस यूज्ड टू प्यूरिफाई ऑयल इज कॉल्ड, इस सवाल में कहते हैं तेल यानी ऑयल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिस्टिलेशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है डिस्टिलेशन कैसे कहते हैं। डिस्टिलेशन 2 या 2 से ज्यादा खालिस लिक्विड के मुरक्कब को अलग करने का एक इफेक्टिव मेथड है। डिस्टिलेशन एक साफ करने का अमल है जहां लिक्विड मिक्सचर की अज्जा बुखारात बन जाते हैं और फिर गाढ़ा और अलग तलग हो जाते हैं।
तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से एक एलॉय की मिसाल नहीं है, यानी इनमें से एक धाती मुरक्कब की मिसाल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आयरन। आयरन यानी लोहा ये धाती मुरक्कब की मिसाल नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड एयर इज। इस सवाल में कहते हैं हवा में नाइट्रोजन का परसेंट यानी फीसद किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 78%। हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार हम मखसूस दर्जे हरारत पर किसी सॉलिड में तहलील करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि सॉल्वेंट से क्या मुराद है। वो मटेरियल जिसमें मादा घुल जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूट से मुराद वो मादा है जो किसी लिक्विड में हल हो जाए उसे सॉल्यूट कहते हैं, जैसा कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन। इसमें चीनी सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, यानी सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर लिफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर व्हाइल फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं वो ठोस ज़रात जो फिल्टर पेपर पर बाकी रह जाते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेजिड्यू। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा तरीका है जो गैर हल पजीर ठोस को यानी लिक्विड से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मुरक्कब की सिर्फ उन अज्जा को अलग किया जा सकता है जिनमें से एक हल पजीर और दूसरा नाकाबिले हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, दिस कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है, ये मजबूआ किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नो केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी इसमें कोई कीमियाई मिलाप नहीं होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं चीनी और अनाज का मुरक्कब ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर it does not have uniform composition throughout the mixture and also the material can be seen easily. Next question कर लेते हैं, soap powder is mixed with water and this solution soap powder is an example of। इस सवाल में कहते हैं साबुन पाउडर को जब पानी में मिलाया जाता है, इसमें साबुन पाउडर किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉल्यूट। सॉल्यूट से मुराद वो मादा है जो किसी लिक्विड में हल हो जाए उसे सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन। इसमें चीनी सॉल्यूट और पानी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सोप पाउडर जो है ये हमारे साथ सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नेचुरल गैस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये किसे कहा जाता है। ये वो सोर्सेज है जिसको अगर एक बार इस्तेमाल किया जाए
तो फिर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये वो सोर्सेज हैं जिसको अगर एक बार इस्तेमाल किया जाए और उसी दोबारा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिदा lit a matchstick, what form of energy did she use? इस सवाल में कहते हैं रिदा ने माचिस की तीली जलाई, उसने एनर्जी की कौन सी शक्ल इस्तेमाल की? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी। यानी a matchstick has a lot of chemical energy stored in it. When the match is struck, it burns and the chemical energy and it produces heat energy and light energy. तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कमरान इज सिटिंग मोशनलेस ऑन अ चेयर हैज किनेटिक एनर्जी इज। इस सवाल में कहते हैं कि कमरान कुर्सी पर बेहरकत बैठा है। इसका मतलब ये है कि कमरान जिस कुर्सी पर बैठा है यानी उसमें कमरान हरकत नहीं कर रहा है, तो इस सवाल में कहते हैं कि इसकी हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हरकत की वजह से किसी जिस्म की तवानाई यानी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर कमरान जो है वो हरकत नहीं कर रहा है, तो इस लिहाज से इसकी हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When ice cream is melting down, what type of energy is melting it? इस सवाल में कहते हैं कि जब आइसक्रीम पिघल रही है तो यहाँ पर वो कौन सी तवानाई है जो आइसक्रीम को मेल्ट कर रही है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एनर्जी यूज्ड टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन इज अ फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवानाई यानी नीचे दी गई ऑप्शन में ये तवानाई की कौन सी फॉर्म से ये खाना पक जाती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following energy conservation take place in a battery operated flashlight? इस सवाल में कहते हैं कि मंदजल में से कौन सी तवानाई की तब्दीली बैटरी से चलने वाली टॉर्च में होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Fossil fuel is regarded as an energy resource which is। इस सवाल में कहते हैं कि फॉसिल ईंधन को नीचे दी गई ऑप्शन में किस किस्म की तवानाई के तौर पर यूज किया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If you are using biomass is a source of energy, you might be heating with natural gas। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Of the following choices which best describes or defines electrical energy? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजिल इंतखाब में से कौन बरकी तवानाई की बेहतरीन वजाहत करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मूविंग चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following has nothing to do with hydro power? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजिल में से किसका हाइड्रो पावर से कोई ताल्लुक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बर्निंग, यानी बर्निंग का हाइड्रो पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। पर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इस सवाल में कहते हैं सेल एक ऐसा डिवाइस है जो बदलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में ये सेल जो है कौन सी तवानाई को किस तवानाई में तब्दील करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बैटरी इज a combination of cells in which cells are joined +2-। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A substance that allows electricity to pass through it is called। इस सवाल में कहते हैं कि वो अशिया यानी सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से हरकत कर सकती है यानी मूव कर सकती है क्या कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ कंडक्टर, यानी ऐसे सब्सटेंसेस कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो अशिया जिनमें इलेक्ट्रिक करंट हरकत नहीं कर सकते हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। All of the following are example of conductors except। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से तमाम कंडक्टर्स की मिसालें हैं सिवाय ए के, और वो है प्लास्टिक। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि प्लास्टिक नेचर से इंसुलेटर होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में करंट की करेक्ट डायरेक्शन का इंतखाब करें, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज। इस सवाल में कहते हैं अगर एक बॉडी यानी जिस्म को मनफी तौर पर चार्ज किया जाता है तो इस जिस्म के अंदर हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा या कम होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जाहिर किया है, यानी हमने इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सर्किट विद वन बैटरी वुड। इस सवाल में कहते हैं कि अगर आपके पास एक बैटरी हो और सर्किट भी एक है, अगर हम इससे ज्यादा बल्ब रोशन या जलाएंगे तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट हासिल होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेक देम डिमर, यानी एक बैटरी वाले सर्किट में मजीद बल्ब शामिल करने से जितने भी बल्ब होंगे उनकी रोशनी मदम हो जाएंगी। यहाँ पर वर्ड सर्किट यूज किया गया है। इसका डेफिनेशन ये है द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An electric device which easily closes or opens an electric circuit is। इस सवाल में कहते हैं नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा बरकी आला है जो बरकी सर्किट को आसानी से बंद या खोलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बल्ब ग्लोज ओनली इन अ क्लोज सर्किट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉमन पिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि मैग्नेट्स का वो पोल जो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ इशारा करता है क्या कहलाता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When a bar magnet is brought near iron dust, most of the dust sticks। इस सवाल में कहते हैं कि जब एक बार मैग्नेट को लोहे की डस्ट के करीब लाया जाता है तो इस प्रोसेस में ज्यादा लोहे की डस्ट कहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नियर टू एंड्स, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज ग्रेटेस्ट
एट द एंड्स ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स इन द केस ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि दो बार मैग्नेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस सूरत में देखने को मिलती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विद साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। क्योंकि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिफेल करते हैं, यानी सेम पोल्स रिफेल ईच अदर, यानी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर while unlike poles attract each other। तो इस सूरत में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो अनलाइक पोल्स है, तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजजिल में से कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा मौजू यानी सुटेबल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज अ पॉइंट ऑलवेज हैज अ सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजजिल में से कौन सा अमल मैग्नेटिस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय यानी तबाह नहीं कर सकता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पर्पज ऑफ अ कंपास। इस सवाल में कहते हैं कंपास किस मकसद के लिए बनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू टेल यूर डायरेक्शंस, यानी द पर्पज ऑफ अ कंपास इज टू इंडिकेट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। द इफेक्टिव कंडीशन फॉर सोलर ओवन इज सनी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, सोलर ओवन जैसे शमसी तंदूर या सोलर कुकर भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा आला है जो खाना पकाने के लिए सूरज की रोशनी को गर्मी के जरिए इस्तेमाल करता है, यानी अगर सूरज की रोशनी ज्यादा हो तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और अगर कम हो तो हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोलर ओवन इज लो कास्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योगर्ट इज। इस सवाल में कहते हैं कि योगर्ट का सबसे अहम जूस क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पीलिंग, एग शेल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस सवाल में कहते हैं फल, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब की सब कौन सी फर्टिलाइजर की मिसालें हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डज अ फर्टिलाइजर हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। इस सवाल में कहते हैं कि फर्टिलाइजर पौधों की नशोनुमा में किस तरह मदद करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पाथ अलोंग विच करंट फ्लो इज आ। इस सवाल में कहते हैं एक रास्ता जिसमें करंट फ्लो करता है उस पाथ को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्किट, यानी वो पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है ऐसे पाथ को सर्किट कहा जाता है। व्हाट होल्ड्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। इस सवाल में कहते हैं कि प्लैनेट्स यानी सियारों को सूरज के गिर्द अपनी मदार में कौन रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रेविटी। मसलन अगर चांद को देखा जाए,
चांद जमीन का कुदरती सयारा है। चांद जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन के गिर्द गर्दिश करती है। जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अमल करती है और चांद को गर्दिशी हरकत करने पर मजबूर करती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि निजाम शमसी का सबसे बड़ा सयारा यानी प्लेनेट कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जुपिटर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए, निजामी शमसी का सबसे छोटा सयारा यानी प्लेनेट कौन सा है, तो इसका फिर करेक्ट आंसर होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल्स ऑफ आइस, डस्ट, रॉक्स एंड गैसेस फॉर्म दीज। इस सवाल में कहते हैं कि बॉल्स ऑफ आइस यानी बर्फ के बाल्स, डस्ट गर्दोगुबार, रॉक्स चट्टाने एंड गैसेस और गैसेजा। तो इस सवाल में कहते हैं कि इन सबसे मिलके जो चीज बनते हैं उसी क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Pluto was once called a planet. In 2006, it was reclassified with other nearly bodies whose objects cross the path of other bodies. What term describes Pluto? इस सवाल में कहते हैं कि 2005 से पहले प्लूटो को प्लैनेट्स कहा जाता था, लेकिन 2005 के बाद यानी 2006 में जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ये जो प्लूटो है अब ये एक सयारा नहीं है, क्योंकि इसके गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट भी इसके ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे थे। तो इसलिए इसको क्लासिफाइड करके अलग हिस्सों में डिवाइड करके अलग रखा है। तो इसलिए साइंसदानों ने इसको डार्क प्लेनेट में रखा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डार्क प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What makes the sun more important than other star? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी when compared to other stars the sun is very close to the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is the correct order? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में हमें प्लैनेट्स के नेम्स दिए गए हैं, तो इसमें कहते हैं कि इसका दुरुस्त तरतीब कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने ये फार्मूला सीखना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोल्ड अस नूडल्स। यानी इस पूरी सेंटेंस में यानी जितनी भी वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो इसका जो पहला लेटर है वो आप सब दोस्तों ने उठाना है। जैसा कि माई में यानी एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। इसके बाद वेरी में वी जो लेटर है ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। एजुकेटेड में ई जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मदर में एम जो है ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट के बाद जस्ट में जो पहला लेटर है यानी जे ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। सोल्ड में एस लेटर जो है ये सेचरन को रिप्रेजेंट करता है। अस में यू जो है यूरेनस को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में नूडल्स में यानी एन जो है ये नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑर्डर से, इस तरतीब से, इस फार्मूले से यानी इस फार्मूले से आप किसी भी प्लैनेट्स के ऑर्डर तरतीब से लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला आप सब दोस्तों ने याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के लिए, एनटीएस के लिए या कोई भी टेस्ट हो। तो ये इससे लाजमी एक क्वेश्चन लिया जाता है कि सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, छोटा सियारा कौन सा है, हॉटेस्ट सियारा कौन सा है। तो ये सब कुछ आप सब दोस्तों ने सीखनी है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मार्स फ्रॉम सन? इस सवाल में कहते हैं कि सूरज से मरीख की पोजीशन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी
4th। जैसा कि ऊपर में मैंने फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखा दिया था, उसमें हमारे साथ जो फार्मूला है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोल्ड अस नूडल्स। तो इसमें मरकरी जो है पहले नंबर पर, वीनस दूसरे नंबर पर, अर्थ तीसरी नंबर पर और मार्स जो है ये चौथी नंबर पर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि एक छोटी ठोस चट्टान जो फिजा में सफर करते हैं उसी क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीटियर। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।